हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। तो दोस्तों, हम अपनी कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन सब्जेक्ट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। बीच में थोड़ा एक हफ्ते का गैप हो गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो आज से हम अपनी समकालीन भारत एवं शिक्षा सब्जेक्ट की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट वीक वैदिककालीन शिक्षा की फ़र्स्ट क्लास पढ़ी थी, जिसमें हमने वैदिककालीन शिक्षा के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। तो आज हम समकालीन भारत में वैदिक शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टार्ट करते हैं हम आज वैदिक शिक्षा, जिसको हम प्राचीन शिक्षा भी कहते हैं, इसके उद्देश्य तथा आदर्श। तो अगर ये आता है कि वैदिक शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताइए तथा उनके आदर्श के बारे में बताइए, तो हमें आंसर इस तरह से लिखना है। इसमें सबसे पहले है धार्मिकता की भावना का विकास। तो वैदिक शिक्षा में धार्मिकता की भावना के विकास पर जोर दिया जाता था। देन उसके बाद ज्ञान का विकास, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास करना, व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रचार प्रसार करना, सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास, देन उसके बाद स्वास्थ्य संरक्षण और मोक्ष की प्राप्ति। तो ये है मेन हेडिंग जो वैदिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। इसी तरह अगर उद्देश्य आता है तो आपको अगेन फ्लो चार्ट बनाना है या कोई डायग्राम आपको यूज़ करना है। तो जो भी 16 मार्क्स से क्वेश्चन है उनमें आपको डायग्राम ज़रूर यूज़ करना है। इससे एक तो प्रेजेंटेशन अच्छी होती है और डायग्राम के मार्क्स अच्छे मिलते हैं आपको। अगर आप सीधा सिर्फ लिख रहे हैं तो उसमें मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। चार्ट से आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा बनता है और मार्क्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए पॉइंट इनके। धार्मिकता की भावना का विकास। वैदिक काल में धर्म को बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता था। वैदिक काल में धर्म को ही अपना मेन लक्ष्य माना जाता था और धर्म को बहुत आदर दिया जाता था। ऋषि, महर्षि, पुरोहित आदि लोग शिक्षा का निर्धारण तथा शिक्षा देने का कार्य करते थे। अतएव इस काल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ईश्वर भक्ति तथा धर्म के नियमों का कठोरता के साथ पालन करना था। तो जो भी ऋषि महर्षि ये लोग होते थे, ये शिक्षा का निर्धारण करते थे और शिक्षा को यही लोग प्रदान किया करते थे। तो इसलिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था इस काल में? भक्ति तथा धर्म के नियमों का कठोरता के साथ पालन करना होता था। बहुत स्ट्रिक्टनेस थी आपको धर्म के प्रतीक के उन नियमों का पालन करने के लिए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभिन्न संस्कारों की व्यवस्था थी। जैसे उपनयन संस्कार आपको बताया था मैंने विशेषता में, तो 16 संस्कार माने जाते थे। तो उन सभी संस्कारों को पूरा करने की व्यवस्था भी की गई थी। बालक को नियम पूर्वक दैनिक कार्य करने होते थे। वह विभिन्न धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होता था और संध्या पूजन विधिवत करता था। जो बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था उसको नियम पूर्वक रोज के काम करने होते थे। धार्मिक कार्यों में भी वह सम्मिलित होता था। शाम को जैसे पूजा हो गई, ये सब विधि के अनुसार ये काम करना ज़रूरी होता था। इस प्रकार गुरुकुल का सारा वातावरण धार्मिक भावना से भरा पूरा था। तो जो गुरुकुल जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते थे वहाँ का वातावरण कैसा था? धार्मिक भावना से भरा रहता था। अब है ज्ञान का विकास। ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आँख कहा जाता था। वैदिक काल में क्या बोलते थे? ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आँख माना जाता था तथा यह माना जाता था कि इन दोनों आँखों से तो हमें सिर्फ भौतिक जगत का ज्ञात होता है, परंतु यह तीसरा नेत्र हमें सूक्ष्म जगत से परिचित कराता है।
तो इस टाइम पे क्या माना जाता था, जो ज्ञान है उसको तीसरी आँख बोला जाता था। ऐसा माना जाता था कि जो हमारी दो आँखें हैं, जो नेचुरल हमें जो भगवान ने दी है, वो तो हमें भौतिक जगत का ज्ञान कराएगी कि इस जगत में जो हमें दिख रहा है, लेकिन जो सूक्ष्म जगत है जिससे हम भगवान के करीब जाते हैं, वो हमें ज्ञान से ही प्राप्त होता था। थर्ड पॉइंट है चरित्र निर्माण। तो उस वक्त, उस समय मतलब कि वैदिक शिक्षा के समय पे एक विद्वान से एक चरित्रवान व्यक्ति को उत्तम समझा जाता था। मतलब वैदिक टाइम पे क्या था कि जो एक विद्वान व्यक्ति है और एक सामने एक चरित्रवान व्यक्ति है, तो चरित्रवान व्यक्ति को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी एक विद्वान व्यक्ति के कंपैरिजन में। सेकंड है, गुरुकुल की शिक्षा में चरित्र निर्माण पर अत्यधिक बल दिया जाता था। मतलब गुरुकुल में जो भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे, उनको शिक्षा देने का मेन पर्पस क्या होता था, उनके चरित्र का निर्माण करना, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। थर्ड पॉइंट है, इस कार्य के लिए मतलब कि इनके बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए क्या किया जाता था, इस कार्य के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, छात्रों से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करवाया जाता था। पाठ्य पुस्तकों में सदाचार के उपदेशों का समावेश करना। जो पाठ्यक्रम उस टाइम जो पाठ्यक्रम होता था, जो भी किताबें होती थी पाठ्य पुस्तक, उनमें सदाचार मतलब अच्छे विचारों के लिए जो उपदेश दिए जाते थे बच्चों का, उनका समावेश किया जाता था। आचार्य के द्वारा सदाचार के आचार्य के द्वारा सदाचार के उपदेशों को सुनना। तो उस टाइम क्या होता था, जो आचार्य मतलब जो गुरु होते थे, गुरुजी के द्वारा सदाचार के उपदेशों को सुना जाता था। राष्ट्र के महान पुरुषों के आदर्शों की विद्यार्थियों के सामने पुनरावृत्ति की जाती थी। जो भी राष्ट्र के हमारे जो महान पुरुष होते थे, बड़े बड़े जो भी महान संत जो भी होते होंगे, उनके जो आदर्श रहे होंगे, वो जो आदर्श है, उन आदर्शों की विद्यार्थियों के सामने पुनरावृत्ति की जाती थी। मतलब कि जो भी उनके आदर्श हैं महान पुरुषों के, उनको दोहराया जाता था विद्यार्थियों के सामने। तथा छात्रों के चरित्र का निर्माण करने के लिए उपयुक्त वातावरण सृजन किया जाता था। उस टाइम पे क्या किया जाता था, छात्रों का जो है उनके चरित्र का निर्माण करने के लिए, उनका चरित्र अच्छा बनाने के लिए उसी प्रकार का वातावरण, आसपास का जो वातावरण है गुरुकुल का, वैसे ही बनाया जाता था कि बच्चों का चरित्र है वो अच्छा हो, अच्छा निर्माण किया जा सके। जैसे शाम के टाइम पूजा करवाते थे पूरा विधि के अनुसार, ये सब, और ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता था, ये सब। तो इससे चरित्र में डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, न्याय, विवेक, कुशल वक्ता होना, वाद विवाद करने की योग्यता होना, आदर्श, चरित्रवान होना आदि गुण आवश्यक समझे जाते थे। तो उस समय व्यक्तित्व का विकास किस तरीके से किया जाता था, किस चीज़ को माना जाता था कि जो बच्चे के व्यक्तित्व में आत्मसम्मान की भावना है, आत्मविश्वास है, उसमें आत्मसंयम है, न्याय की भावना है, विवेक है, कुशल वक्ता है, वाद विवाद करने की योग्यता आ गई है, आदर्श चरित्रवान होना, ये सब गुण जो भी ये सब जो गुण थे, इनको ही आवश्यक समझे जाते थे। उपरोक्त गुणों का विकास बालकों में किया जाता था। यही सब गुणों का विकास बालकों में किया जाता था। जब इन सब का गुण, ये सब गुणों का विकास बालकों में हो जाता था, तभी उसका चरित्र मतलब माना जाता था कि चरित्र का निर्माण हो गया है। और उसका जब चरित्र निर्माण हो गया, तो व्यक्तित्व का डेफिनेटली ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसका भी विकास हो गया है। तो इन सब गुणों का विकास बालकों में किया जाता था। समय समय पर गोष्ठियाँ मतलब डिबेट करवाया जाता था, की जाती थी, और उनमें भाषण देने का अवसर, उनमें भाषण देने का अवसर दिया जाता था। मतलब टाइम टाइम पर वहाँ पे एक डिबेट होते थे, उन डिबेट में बच्चों को भाषण देने का अवसर भी प्रदान किया जाता था। इनका केवल सैद्धांतिक पक्ष ही महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि क्रियात्मक पक्ष को भी महत्व दिया जाता था। ठीक है, मतलब कि सिर्फ
सिद्धांत बना दिए, उन सिद्धांतों को सुनाना सिर्फ वही चीज़ नहीं था, उनको उनका पालन करना, क्रियात्मक पक्ष मतलब जो सिद्धांत बनाए हैं उनको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारना, उसको भी महत्व दिया जाता था। अब नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा पर बल। तो उस टाइम पर व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया जाता था, व्यावसायिक शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया जाता था। तो हमने जैसे विशेषताओं में पढ़ा था ना पाठ्यक्रम में कि पाठ्यक्रम 2 तरह का होता था, परा और अपरा। तो जो हमारी ऐसे ही पाठ्यक्रम में जो परा विद्या जो होती थी वो किससे जुड़ी होती थी? भगवान से संबंधित होती थी। और जो अपरा होती थी वो क्या होती थी? व्यावसायिक शिक्षा होती थी, जिसमें हमारा इकोनॉमिक्स ये सब आ जाता था, आपका व्यवसाय से जो भी रिलेटेड है। तो ये यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा की जो बात की जा रही है वो अपरा विद्या ही है, व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। तो वैदिक कालीन शिक्षा केवल पुस्तकें ही नहीं थी, अर्थात इस शिक्षा के द्वारा बालक का आध्यात्मिक विकास और जीवन के साथ साथ उसमें वर्तमान जीवन पर भी ध्यान दिया जाता था। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा में सिर्फ किताबों को ही याद करवाना उनका मेन पर्पस नहीं था कि सिर्फ बालक को याद करवा दिया, रटवा दिया, हो गया, नहीं। इसमें बालक का आध्यात्मिक मतलब भगवान की तरफ तो ले जाना था ही, वो विकास तो करना था ही, उसके साथ साथ जो वर्तमान जीवन है वो अपनी जीविका कैसे उसको पालन कैसे करेंगे, जो वर्तमान जीवन है उस पर भी ध्यान दिया जाता था। इसलिए ये सब व्यावसायिक शिक्षा पर आ रहा है, मतलब व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाता था, बच्चों को व्यवसाय सिखाया जाता था जिससे वो अपना जीवन का निर्वाह आराम से कर सके। बालकों के जीवन में काम आने वाली शिक्षा प्रदान की जाती थी, मतलब वही पॉइंट आ गया, जिससे बालक जो है अपना गृहस्थ जीवन को चला सके, तो वो शिक्षा प्रदान की जा सके, वो शिक्षा भी प्रदान की जाती थी जिससे वो अपना गृहस्थ जीवन आराम से चला सके, इसलिए उन्हें व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी। डॉक्टर अल्तेकर ने लिखा है इस विषय में क्या लिखा है डॉक्टर अल्तेकर ने? उन्होंने लिखा है वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य अनेक विषयों का साधारण ज्ञान प्रदान करना नहीं था, बल्कि उनका आदर्श विभिन्न क्षेत्रों में दक्ष बना देना था। ठीक है, डॉक्टर अल्तेकर ने यह लिखा हुआ है कि जो वैदिक कालीन में जो शिक्षा जो प्रदान की जाती थी, शिक्षा का उद्देश्य वो ये नहीं था कि बहुत सारे विषय उसको रटवा दिया और उनको ज्ञान प्रदान कर दिया, नहीं, उनका आदर्श जो भी उनमें जो लिखी हुई जो बातें हैं उनको विभिन्न क्षेत्रों में दक्ष बनाना था, मतलब तरह तरह की जो फील्ड है उनमें उनको निपुण बनाना था। अब नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रचार प्रसार करना। तो छात्रों को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी कि वे अपने साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक परंपरा का संरक्षण कर सके। ठीक है, तो वैदिक कालीन शिक्षा का जो उद्देश्य था वो राष्ट्र संस्कृति, जो हमारी राष्ट्र की जो संस्कृति है उसको बचाना कैसा है, और अपनी राष्ट्र संस्कृति का प्रचार प्रसार किस प्रकार से करना है। तो छात्रों को इस प्रकार की ही शिक्षा दी जाती थी कि अपनी साहित्यिक, संस्कृति, व्यावसायिक परंपरा जो भी हमारी परंपरा है उसका संरक्षण कर सके, मतलब कि जो भी बाहरी आक्रमण उनको कैसे हराना है, कोई भी बाहरी आक्रमण हो जाए तो उसमें बच्चों को निपुण बनाना भी होता था। बहुत से छात्र गृहस्थ जीवन को त्याग कर भ्रमण किया करते थे, बहुत से छात्र क्या करते थे, गृहस्थ जीवन में नहीं जाते थे, गृहस्थ जीवन को त्याग कर क्या करते थे, वो भ्रमण किया करते थे। उस समय वे अपनी संस्कृति का प्रचार करते थे तथा अपने ज्ञान को जगह जगह लोगों को बांटा करते थे। तो संस्कृति का प्रचार प्रसार कैसे करते थे कि गृहस्थ जीवन में ना जाकर उसको त्याग कर इधर उधर घूमते थे, जंगलों में रहा करते होंगे, और इधर उधर जब लोगों से मिलते हैं तो अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करते थे। जैसे आज के टाइम पे हमारे जो पूज्य हैं प्रेमानंद महाराज जी, हम उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर कि उन्होंने गृहस्थ जीवन को त्यागा, अपने जीवन में इतने त्याग करे
और अब वो हमारी संस्कृति, जो भी हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है, उसका उन्होंने प्रचार प्रसार, उनके द्वारा ही तो प्रचार प्रसार हुआ है। जो भी लोगों में इतने चेंजेस हुए हैं, करोड़ों लोगों में जो भी चेंजेस हुए हैं, वो उनकी बातें सुनकर, उनसे प्रभावित होकर ही हुए हैं। ठीक है। फिर है सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास। वहीं आ गया व्यक्तित्व का विकास में आप ओवरऑल जो पर्सनैलिटी का विकास है उसमें आ गया, मतलब जिसमें इंसान को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं दिया जाता, बल्कि उनका ओवरऑल जो पर्सनैलिटी डेवलप की जाती है उस पर ध्यान दिया जाता है। ये आ गया आपका सर्वांगीण विकास में। तो पढ़ लेते हैं। वैदिक शिक्षा मनुष्य की ही नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की संकल्पना से संबंधित थी। इसलिए व्यक्ति की आवश्यकता, इच्छा, योग्यता एवं पुरुषार्थ के अनुरूप विधाओं का समावेश किया गया था। उचित शारीरिक, मानसिक, सामवेगिक तथा चारित्रिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। ठीक है, कि जो भी व्यक्ति है उसका शरीर से भी निर्माण हो, मानसिक से भी हो, सामवेगिक तरीके से भी हो और चरित्र से भी उसका पूरा डेवलपमेंट किया जा सके, उसको ये शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब है स्वास्थ्य संरक्षण। वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था। तो वैदिक कालीन शिक्षा का मेन पर्पस क्या था? उस वैदिक कालीन शिक्षा का जो मेन उद्देश्य था वो मोक्ष प्राप्त करना था। तो मोक्ष प्राप्ति ही एकमात्र उद्देश्य था। मोक्ष प्राप्ति हेतु पहली आवश्यकता स्वस्थ शरीर तथा स्वस्थ मन होता था। तो ऐसा माना जाता था कि आप मोक्ष प्राप्ति तभी कर सकते हैं अगर आपका शरीर भी स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, ऐसा बोला जाता है। तो मोक्ष तभी, ये माना जाता था कि आप मोक्ष प्राप्ति के लिए तभी आप आगे बढ़ सकते हैं यदि आप मन से भी स्वस्थ हैं और शरीर से भी स्वस्थ हैं। छात्रों को उचित आहार दिया जाता था। तो छात्रों को उस समय आहार अच्छी मात्रा में उचित अच्छा आहार दिया जाता था, जिससे उनका शरीर भी स्वस्थ रह सके और मन भी स्वस्थ रह सके, और जो हमारा मेन पर्पस है ऑब्वियसली मोक्ष प्राप्ति, उसको प्राप्त कर सके। छात्रों को स्वच्छ रहने के दिशा निर्देश दिए जाते थे। छात्रों को ये दिशा निर्देश दिए जाते थे कि उनको साफ सफाई का कैसे ध्यान रखना है। छात्र सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते थे तथा व्यायाम आदि किया करते थे तथा दिन में नियमित दिनचर्या का पालन किया करते थे। छात्र भी क्या करते थे, सुबह सुबह उठते थे, वो ब्रह्म मुहूर्त में वहीं 3:30-4 बजे के आसपास उठा करते थे फिर व्यायाम करते थे और जो उनकी जो डेली दिनचर्या थी उसका पालन किया करते थे। तो ये है आपके वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य तथा आदर्श। तो जो भी ये उद्देश्य आदर्श आएगा तो आप उसको पहले तो डायग्राम से पॉइंट, उनके जो भी सारे पॉइंट्स हैं उनको आराम से मेंशन कीजिए, फिर ये पॉइंट्स एक्सप्लेन कीजिए। 2 पेन का आप यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में, ब्लैक और ब्लू पेन। तो आगे हम पढ़ते हैं इनके मेरिट्स डिमेरिट्स के बारे में। तो अब है वैदिक शिक्षा के गुण, या क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि वैदिक शिक्षा में से वर्तमान समय के लिए ग्रहणीय तत्व क्या है। ये राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में वैदिक शिक्षा का योगदान या वैदिक शिक्षा के गुण, इनमें से कुछ भी लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग एक ही है। वैदिक शिक्षा के गुण आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनको मैं ऑलरेडी विशेषताओं में और उद्देश्यों में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको, तो इसलिए यहाँ इनके मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं। इन पॉइंट्स से आप इनके अंदर का जो भी मैटर है वो अपने आप लिख लेंगे आराम से। तो ये है वैदिक शिक्षा के गुण। पहला है आध्यात्मिकता, दूसरा है चरित्र निर्माण, राष्ट्र प्रेम की भावना सिखाई जाती थी, आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान दिया जाता था। चरित्र निर्माण, बच्चों का जो ओवरऑल जो चरित्र निर्माण है उस पर ध्यान दिया जाता था, ये भी इसके गुण है। फिर गुरु शिष्य संबंध, तो पिता पुत्र की तरह संबंध हुआ करते थे गुरु शिष्य में, ये भी इनके गुण हैं। शिक्षण संस्थान का स्थान जो थोड़ा दूर हुआ करता था, जहाँ लोग रहते थे वहाँ से, मतलब बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं हुआ करता था, क्योंकि भिक्षा मांगने के लिए बच्चे आते थे, तो
थोड़ा जो भी गृहस्थ जीवन के लोग जहाँ रहते थे वहाँ से थोड़ा दूर इनका शिक्षण संस्थान हुआ करता था। सरल छात्र जीवन, स्त्री शिक्षा, सर्वांगीण विकास पर बल, बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता था। जीविकोपार्जन की शिक्षा मतलब जो व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी। शिक्षण अवधि, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण। तो ये है वैदिक शिक्षा के गुण। अब हम पढ़ते हैं इनके डीमेरिट्स या वैदिक शिक्षा के दोष। तो वैदिक शिक्षा के जो दोष हैं वो इस तरह से आ जाता है, या तो वैदिक शिक्षा के दोष बताइए या वैदिक कालीन शिक्षा का मूल्यांकन। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि वैदिक कालीन शिक्षा का मूल्यांकन करना है तो उसमें आपको गुण और दोष दोनों ही लिखने हैं मूल्यांकन शब्द आते ही। अगर सिर्फ दोष आएगा तो दोष लिखेंगे, गुण के बारे में आएगा तो सिर्फ गुण लिखना है, और अगर मूल्यांकन शब्द आ गया तो गुण और दोष दोनों ही लिखने हैं। तो हर एक चीज़ की मेरिट्स भी होते हैं, डीमेरिट्स भी होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं वैदिक कालीन शिक्षा के दोष क्या क्या थे। तो आध्यात्मिक ज्ञान पर अधिक बल। इस शिक्षा में, वैदिक कालीन शिक्षा में अध्यात्म मोक्ष प्राप्ति मेन पर्पस था और अध्यात्म से जोड़ने पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था। दंड की व्यवस्था, दंड की भी अच्छी खासी व्यवस्था की जाती थी। कठोर अनुशासन, अनुशासन कठोर था। शिक्षण संस्थान घर से दूर, जो शिक्षण संस्थान होते थे वो घर से दूर होते थे। तो ये एक हिसाब से डीमेरिट्स भी है कि बच्चे एक तो गुरुकुल में रहते थे, 12-12 साल की उनकी वो शिक्षा होती थी, हर एक वेद की 12 साल की शिक्षा थी, और घर से इतनी दूर होते थे कि अपने घर वालों से बच्चे नहीं मिल सकते थे। शिक्षा का केंद्रीयकरण नहीं होना, केंद्रीयकरण नहीं था शिक्षा का। शिक्षा राजा के उत्तरदायित्व ना होना, जो शिक्षा है उस पर राजा का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता था। वित्त व्यवस्था नहीं थी। शिक्षण विधियाँ, परीक्षाएं तथा उपाधियाँ बहुत लंबी लंबी ड्यूरेशन की हो गई ना, 48 साल की उम्र में आपको चारों वेदों का ज्ञान होगा, तो ये चीज़। भिक्षाटन की प्रणाली थी। कठोर जीवन कर्तव्य, कर्तव्य बहुत ज़्यादा थे। और शूद्रों की शिक्षा, मतलब शूद्रों को वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो ये हैं आपकी वैदिक कालीन शिक्षा की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। होपफुली आपको ये क्लास पसंद आई हो। तो इसके साथ ही आपका जो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है इसका फर्स्ट क्लास वैदिक कालीन शिक्षा यहाँ पर पूरी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं उनको रिज़ॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और क्या कहते हैं, ऐसे ही आप, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख कर दें कि हाँ आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।